ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। स्वामी जी के जीवन का हम जो एक आउटलाइन देख रहे थे, हम लोग पहुंचे हैं उनके जीवन के ये आखिरी जो मिशन है उनका उनका जीवन यदि हम कुछ कुछ मेजर फेजेस में बांट दें तो जो फर्स्ट मिशन टू द वेस्ट उनके जीवन का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण समय था। उसके बाद में भारत में वापस आए, मैंने उसको नाम दिया है मिशन टू द ईस्ट, क्योंकि वो सिर्फ भारत वापस आए हैं अपने मित्रों के साथ में, गुरु भाइयों के साथ में, शिष्यों के साथ में रहने के लिए और बाकी का जीवन आनंद से बिताने के लिए, इसके लिए नहीं, क्योंकि भारत में भी एक बहुत बड़ा कार्य उनको समाप्त करना था। और इसके बाद में सेकंड मिशन टू द वेस्ट, तो सेकंड मिशन के बारे में हमने थोड़ा सा चर्चा किया था रिजली मैनर के बारे में, कि किस तरह से स्वामी जी अपने शिष्यों के साथ में, अपने घनिष्ठ अंतरंग जितने भी अमेरिकन निवासी है उनके साथ में वहाँ पे रहे, और फिर एक्सीडेंटली कहो न कि ये फिर कहो कि विधि किया ये विधान है, प्रभु की ये इच्छा है, जोसेफाइन मैक्लाउड को वहाँ से कैलिफोर्निया जाना पड़ा। अभी अमेरिका का जियोग्राफी यदि आपको पता हो तो पता होगा कि ये जो न्यूयॉर्क, शिकागो वगैरह ईस्ट कोस्ट पे आते हैं, एटलांटिक ओशन के किनारे, और कैलिफोर्निया आता है ऑन द वेस्ट कोस्ट, पैसिफिक ओशन के किनारे। और कैलिफोर्निया एक ऐसी जगह है जिसका कि भविष्य एक बहुत ही उज्जवल होने वाला था। सभी क्षेत्रों में, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, न कि फिर आर्ट हो, क्रिएटिविटी हो, न कि इंडस्ट्री हो, टेक्नोलॉजी हो, सभी क्षेत्रों में कैलिफोर्निया का विकास 20th सेंचुरी में एक बहुत ही उच्च रूप से होने वाला था। तो वहाँ आवश्यक था कि वेदांत के बीज गाड़े जाए, तब उससे कि क्या होगा, वेदांत के बीज बोने से वहाँ का जो क्रिएटिव और इंडस्ट्रियल पावर है वो ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए उसको यूज करें, मानव जात के लिए, मानव जात के कल्याण के लिए उसका कुछ ना कुछ यूज हो। नहीं कि फिर ये जो एटम बम बना दिया तो फिर आंख बंद करके एक एटम बम यहाँ पे फेंका, एक वहां पे फेंका, और आखिर में ऐसा पता चला कि पूरी मानव सभ्यता ही खत्म हो गई है। वो जो बड़ा ही फेमस इंसिडेंट है, आइंस्टाइन को किसी ने पूछा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है, उस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर में न्यूक्लियर वेपन का यूज हुआ था, और वो भी ये जो आइंस्टाइन का जो फेमस फॉर्मूला है E=mc², एनर्जी इज मास मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अभी स्पीड ऑफ लाइट इतना भयानक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ स्पीड ऑफ लाइट है, उसका स्क्वायर करो और फिर उसको मास के साथ में मल्टीप्लाई करो, अर्थात कि एक छोटा सा पेंसिल, उसको यदि आप पूर्ण रूप से दहन करते हैं तो आधे पृथ्वी को वो उड़ा देगा। उतना पावर सिर्फ एक छोटी सी पेन या पेंसिल में होता है। तो इस इक्वेशन के बेस ऊपर में ये न्यूक्लियर वेपन तो तैयार हुए। तो फिर किसी ने पूछा कि आपको क्या लगता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में इतना पावरफुल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर किस तरह के वेपन से लड़ी जाएगी? तो आइंस्टाइन ने क्या उत्तर दिया कि पता नहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर किस तरह के वेपन से लड़ी जाएगी, किंतु ये पक्का पता है कि फोर्थ वर्ल्ड वॉर जो होगा वो पत्थर और लकड़ियों से लड़ी जाएगी। क्यों? क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में हालांकि विनाश बहुत हुआ था, किंतु इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स जो यूरोपियन सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता है, खास करके अमेरिका और यूरोप, बहुत ही रैपिडली अपने को एडवांसमेंट की ओर रिकवर हो पाए थे। यानी कि ऐसा कोई भयानक नुकसान नहीं हुआ कि वो कभी रिकवर ही नहीं होंगे। वरना तो कुछ कुछ युद्ध ऐसे होते हैं कि जिससे रिकवर होना असंभव होता है। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर ऐसे वेपन से लड़ी जाएगी, इस तरह के शस्त्रों से लड़ी जाएगी कि फिर उसके बाद में मनुष्य सभ्यता कभी भी रिकवर नहीं होगी। देखिए कि बगदाद, खास करके एक उदाहरण ख्याल में आता है कि बगदाद था उस समय 13th सेंचुरी 12th सेंचुरी उसके आसपास की बात है कि इस्लामिक सभ्यता का चरम शिखर
वहाँ पे जब इस्लामिक सभ्य इस्लाम धर्म का प्रारंभ हुआ और इस्लाम के नाम पर एक के बाद एक सभ्यताएं देश प्रतिष्ठित होते गए, तो ये सब जब ईरान पहुंचा, इराक पहुंचा, आज का ईरान और इराक उस समय का पर्शिया, तो वहाँ पे बगदाद बोल करके कैपिटल सिटी वहाँ पे स्थापित हुआ, जहाँ पे खलीफा राज करता था। और वो की कल्चर और आर्ट और लर्निंग की दृष्टि से, लिबरल एटीट्यूड की दृष्टि से सर्वोच्च शिखर पर इस्लामिक सिविलाइजेशन पहुंच चुकी थी। उसके बाद में किंतु जब ये मंगोल्स का अटैक प्रारंभ हुआ, खास करके चंगेज खान ने एक के बाद एक अपने वो जो होर्ड्स होते हैं, इसको बोलते हैं होर्ड्स, होर्ड अर्थात कि ये जो घोड़े पर बैठे हुए सैनिक, लड़वैये, सोल्जर्स, जो कि पूरे घोड़ों का पूरा झुंड होता है, वो जहाँ पे भी जाते हैं कहर बरसाते हैं, विनाश बरसाते हैं और सिविलाइजेशन को, सभ्यता को नष्ट कर देते हैं, तहस-नहस कर देते हैं। तो ये मंगोल लोगों का होर्ड्स जो है, ये जो मंगोल जहाँ जहाँ पे आक्रमण किए, जैसे कि चाइना है, जैसे कि भारत है, सेंट्रल एशिया है, रशिया था उस समय का, उसमें से भारत और चाइना तो रिकवर हो पाए, किंतु जब बगदाद के ऊपर में मंगोल लोगों ने आक्रमण किया और जो कहर बरसाया, जो वहाँ पे तबाही मचाई, उसके बाद में बगदाद शहर और इस्लामिक सभ्यता फिर से जैसे कि खड़े नहीं हो पाए, जैसे कि कमर टूट गई और फिर वो जो खलीफ जो था और फिर वहाँ से उसको जाना पड़ा। मैंने ये एक ऐसा है भयानक चीज कि कभी कभी ऐसे युद्ध होते हैं कि वहाँ से मनुष्य सभ्यता है या तो वो देश रिकवर हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होते। तो ये था वो कैलिफोर्निया जहाँ पे भी स्वामी जी गए थे। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो पीरियड है कैलिफोर्निया का, इसका मैंने नाम दिया है अमेरिका वेस्ट कोस्ट, और वो दिसंबर 99 टू जुलाई 1900 तक है। ऑलमोस्ट एक साल का ये पीरियड है, ज़्यादा नहीं है, किंतु ये एक साल में स्वामी जी ने जो कैलिफोर्निया में काम किया, कैलिफोर्निया में उन्होंने अपना जो प्रभाव विस्तरित किया, उसकी मैंने उसका और कोई हिस्टोरिकल पैरेलल हमको नहीं मिलता है कि बिल्कुल ही अनजानी एक ऐसी जगह पे स्वामी जी गए हैं जहाँ पे वेदांत, जहाँ पे हिंदुइज्म, जहाँ पे भारत या तो भारतीय सभ्यता, उसका कोई लेना देना वहाँ पे नहीं था। हालांकि चाइनीज बहुत सारे कुली वहाँ पे, मजदूर वहाँ पे ले जाए गए थे क्योंकि वहाँ पे रेल रोड डालना था तो उसके लिए, किंतु वो एक पूरा एक डिफरेंट स्टोरी हो जाता है। और यहाँ पे हिंदुइज्म का प्रवेश ऑलमोस्ट नहीवत था। वहाँ पे स्वामी जी ने जो कार्य किया, उन खास करके वहाँ पे स्वामी जी के कुछ कुछ क्लोज डिसाइपल जो तैयार हुए, जिनका जीवन इस तरह से परिवर्तित हुआ कि जिसका स्टडी करके हमको भी आनंद मिलता है। उसमें मिस्टर एंड मिसिस एलन, मिस्टर रोड हेमल, उसके बाद में आइडा अंसेल, और सबसे मैंने जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं वो है ये मिसिस एलिस हेंसब्रो, जो कि 3 मीड सिस्टर्स थी, मीड भगिनी त्रय जिनको कि कहा जाता है। उसका रीजन ये है कि ये जो रेमिनिसेंस ऑफ स्वामी विवेकानंद पुस्तक है, उसमें वैसे बाकी सबके जैसे ये जो मिस्टर एंड मिसिस एलन है या तो फिर ये आइडा अंसेल है, इवन ईटी स्टडी के रेमिनिसेंस है। वो ईटी स्टडी जिसने कि स्वामी जी को धोखा दिया, उसका रेमिनिसेंस भी वो जो रेमिनिसेंस ऑफ स्वामी विवेकानंद पुस्तक में है। किंतु एलिस हेंसब्रो है, या तो फिर ये हेलन हेंसब्रो है, या तो फिर केरी मीड वाइको, जो कि 3 मीड भगिनी थी, वो इन तीनों के कोई भी रेमिनिसेंस वहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है मुझे पता नहीं, ये आश्चर्य की बात है। ये आपको मिलेंगे स्वामी जी की जो लाइफ है उसमें थोड़ा सा उल्लेख है, किंतु ज़्यादातर इनके बारे में सबसे सुंदर वर्णन ये न्यू डिस्कवरीज किताब के 5th और 6th वॉल्यूम में है। जो उसको पढ़ेगा वो बड़ा ही भाग्यवान है। इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन ये सबसे पहले तो स्वामी जी जब कैलिफोर्निया आए तो एक मिसेस ब्रोचेट करके वहाँ पे थी, जिनके वहाँ पे वो रुके थे, जिनके वहाँ पे एक्चुअली ये जो मिसेस ब्रोचेट थी वो जोसेफाइन मैकलोड के भाई की ट्रीटमेंट कर रही थी, उनके केयर कर रही थी, जिनके वहाँ पे भी जोसेफाइन खुद रुकी थी। तो स्वामी जी भी कुछ समय के लिए रुके
और उसके बाद में फिर ये जो मिसिस एलिस हेंसब्रो उनके घर पे वो रहने के लिए गए। और ये कहानी भी बड़ी सुंदर है। वो मिसिस एलिस हेंसब्रो कहती है कि वो अलास्का जाने वाली थी। अभी अलास्का एक ऐसी जगह है कि मतलब वहाँ पे बड़ी ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो जाने के लिए रास्ते में स्वामी जी की राजयोग पुस्तक लेकर के गई। अभी राजयोग पुस्तक ने उनके ऊपर में इतना प्रभाव विस्तारित किया कि जब वो वापिस आई कैलिफोर्निया तो सब समय सोचती रहती थी कि क्या पता नहीं स्वामी विवेकानंद के साथ में कभी मुलाकात होगी कि भी नहीं। वो यदि कैलिफोर्निया आए तो कितना अच्छा है। और सही में वो न्यूज़पेपर में एड देखा कि स्वामी विवेकानंद वो एक प्रवचन देने वाले हैं वहाँ पे ही लॉस एंजल्स में। तो लॉस एंजल्स के पास में ही पेसेडिना बोल करके जगह है, वहाँ पे ये लोग रहते थे। वो शहर जैसा, जैसे सबर्ब कहा जाता है ना, बड़े शहरों के सबर्ब होते हैं, तो पेसेडिना एक सबर्ब जैसा ही था लॉस एंजल्स का। तो वहाँ पे वो रहते थे। तो वहाँ से ये लोग लॉस एंजलिस आए स्वामी जी को सुनने के लिए। इमीडिएटली स्वामी जी को स्वामी जी के साथ में मिलने के लिए गए, स्वामी जी जहाँ पे रुके थे। और स्वामी जी को कहा कि आप एक काम कीजिए, हमारे घर पे आइए, हमारे घर रहिए पेसेडिना में। तो स्वामी जी इमीडिएटली एग्री हो गए। तो दिसंबर और जनवरी यहाँ पे देखिए कि 2 महीना स्वामी जी वैसे लॉस एंजलिस में रुके हैं। और फिर जनवरी और फरवरी और 1-1.5 महीना, 1-1.5-2 महीना ऐसा कुछ, 1.5 महीना रुके होंगे लॉस एंजलिस में और 1.5 महीना जितना कुछ रुके हैं पेसेडिना में। तो पेसेडिना में जब इनके घर आए रहने के लिए, उन दिनों के इतने सुंदर रेमिनिसेंस है। ये जो मिसेस ये जो केरी वाइकोफ, केरी मीड वाइकोफ, ये जो दूसरी भगिनी थी, दूसरी बहन थी, उनको क्या था कि ये बात की बात है, स्वामी जी जब उनके घर से चले गए थे उस समय उनके घर का अपनी चिरूट रख करके गए थे। और चिरूट रख करके गए और बोला कि, और वैसे ही जब वो क्या है कि आप जब ट्रैवल करते हैं तो सब सामान तो आप साथ में ले जाते नहीं है, तो अपनी चिरूट रख के गए थे। अभी स्वामी जी के जाने के बहुत दिनों की बात है कि जब उनको हेडेक हो रहा था ये केरी वाइकोफ को, तो उसने क्या किया, अभी हेडेक होता है तो बहुत पेन होता है, बड़ा ही सफरिंग होता है, क्या करें, पूरा लाइफ ऐसा लगता है कि रहना मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि स्वामी जी का ये जो था चिरूट, वो वहाँ पे पड़ा था मेटल पीस के ऊपर में। मेटल पीस कौन सी जगह होती है जहाँ पे फायर प्लेस, यहाँ अपने भारत में तो इतनी ठंडी नहीं पड़ती, इंडिया में वहाँ पे ठंडी बहुत पड़ती है। तो वो फायर, वो जो है अग्नि जलाते हैं घर के भीतर में। तो अग्नि जहाँ पे जलाते हैं उसको फायर प्लेस कहते हैं। और फायर प्लेस के ऊपर में वो एक पत्थर का एक स्लेब होता है, छोटा सा प्लेटफॉर्म जैसा, जिसको कि ये मेंटल पीस कहते हैं। तो उसके ऊपर में स्वामी जी का ये चिरूट उन्होंने वहां पे रखा हुआ था। तो जैसे ही केरी वाइकोफ ने देखा कि स्वामी जी का चिरूट, तो उसको लेकर के अपने सर पे 2-3 बार घिसा। जैसे ही ऐसा किया वैसे ही उनका हेडेक चला गया। तो मैंने इतना, स्वामी जी का इनके ऊपर में इतनी कृपा थी। फिर और एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट इनके ही घर में है। स्वामी जी एलिस इन वंडरलैंड के बारे में बोलते हैं। एक बहुत ही फेमस किताब है बच्चों की। तो अभी जैसे कि ये इनकी जो छोटी बच्ची थी मिसेस हेंसब्रो की, तो अपनी सहेलियों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में वहाँ पे बैकयार्ड में खेला करती थी। तो स्वामी जी सब समय इनको ऑब्जर्व करते थे, पूछते थे कि तुम लोग स्कूल में क्या पढ़ाई लिखाई करते हो, किस तरह से तुम लोगों को शिक्षा ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह की गेम्स वो आप किस तरह के खेल आप खेलते हैं वगैरह। क्योंकि ये जो डेवलपमेंट किस तरह की प्रोसेस है एजुकेशन, उसमें स्वामी जी को हमेशा से इंटरेस्ट था। तो उसी सब चीज़ों को लेकर के स्वामी जी कहते हैं कि ये एलिस इन वंडरलैंड जो किताब है एक बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट बुक्स, क्योंकि ये जो विम्सिकल नेचर है किताब का, तो ये वर्ल्ड इटसेल्फ इज विम्सिकल। किताब में आप देखेंगे एक रेड क्वीन है, फिर ये एक कैटरपिलर है, फिर ये एक रेबिट है, और इस तरह के पात्र है सब, जो कि हमको बड़े ही हास्यजनक लगेंगे। क्योंकि ये लिखी गई है बच्चों के लिए, तो हास्यजनक तो होंगे ही होंगे। ह्यूमर इज एसेंशियल पार्ट ऑफ आर्ट, और बहुत सारे लोगों को ऐसी ह्यूमरस किताबें पढ़नी अच्छी लगती है। तो ये जो विम्सी है, वो ह्यूमर है, ये दिस इज, स्वामी जी कहते हैं वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज। ये जो विश्व है इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली अपने को ले लेते हैं, सोचते हैं कि अरे नहीं, हमको इसी तरह से रहना होगा, इसी तरह से सब बिहेव करना होगा, इसी तरह से ट्रेडिशन ऑर्थोडॉक्सी फॉलो करनी होगी। स्वामी जी कहते हैं माया के जगत में ठीक है कि अपनी स्पिरिचुअल साधना के लिए अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में रखे, दैट इज वन थिंग, किंतु भीतर में एक मेंटल फ्रीडम होना चाहिए।
यदि एक आइडियाज़ का फ्रीडम नहीं होगा, तब क्या होगा कि अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाएगी और ये चेंजिंग परिस्थिति है, चेंजिंग नेचर ऑफ वर्ल्ड जो है, उसके साथ में आप अपने को कदम से कदम मिला करके चल नहीं पाएंगे। ये जो मॉडर्न इंडिया बोल करके, वर्तमान भारत बोल करके स्वामी जी का एक एसे है, एक आर्टिकल है, उसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर रूप से बताया है कि किस तरह से थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक के बाद एक फोर्सेस उसका राइज हुआ, और जैसी जैसी ये जो समय के परिवर्तन के साथ में ये फोर्सेस भी चेंज होती गई। जैसे कि ब्राह्मण एक समय था कि पुरोहित लोगों का राज्य था, जो पुरोहित कहेगा, जो ब्राह्मण कहेगा, वो सबको सुनना पड़ता था। इवन राजा लोग भी उनसे डर करके रहते थे। इस तरह की विधि करनी है, इस तरह का होम करना है, इस तरह का यज्ञ करना है, यदि नहीं करेंगे तो आपके सातों कुलों का सत्यानाश होगा, श्राप दे देंगे। ऐसा करके उन लोगों ने समाज को अपने कंट्रोल में करके रखा था। वो एक युग था। उसके बाद में क्षत्रिय युग आया, जबकि राजा महाराजा सम्राट, ये जो चक्रवर्ती, ये लोग सब बड़े बड़े भोग विलास में युद्ध करके अपने राज्य का विस्तार करते हैं, और ये जो राज्य शक्ति है उसको इकट्ठा करते हैं। उसके बाद में युग आया ये वैश्य का, अर्थात कि ये ट्रेडिंग कंपनीज का। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसने जब भारत पे आक्रमण किया तो ये राज्य शक्ति और पौरोहित शक्ति, ये दोनों समझ नहीं पा रही है कि इसका सामना कैसे करे, क्योंकि इनका ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका उद्देश्य ना ही अपने भगवान, जैसे कि ब्राह्मण लोगों का है कि मेरे भगवान श्रेष्ठ है, उनकी आराधना कीजिए और मुझे बीच में दक्षिणा दीजिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ना ही अपने किसी भगवान की स्थापना करनी थी, वो क्रिश्चियनिटी को लिप सर्विस ही देते थे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ना ही उनको राजा महाराजाओं की तरह राज्य विस्तार करना था। उनका एक ही कार्य था, ये जो ट्रेडिंग के द्वारा पैसे इकट्ठा करना, ये धन शक्ति जो है, वो था उनका मुख्य उद्देश्य। तो अपने राजा, अपने पुरोहित समझ ही नहीं पाए कि किस तरह से इसका सामना करें। और फिर युग आया ये शूद्र शक्ति का। ये जो आजकल जो कम्युनिज्म है, साम्यवाद है, ये जो वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, क्योंकि ये जिस तरह से इतने सालों से वो रिप्रेस होते आ रहे हैं, उनको एक आवाज मिली, एक प्लेटफॉर्म मिला अपनी पावर, अपनी शक्ति को प्रोजेक्ट करने का। तो स्वामी जी कहते हैं जो पूरा एक युग चक्र है, ब्राह्मण से क्षत्रिय से वैश्य से शूद्र तक की, ये एनर्जी शक्ति ट्रांसफर होती है। तो ये जो फ्रीडम ऑफ माइंड अपने पास में नहीं होगा, फ्रीडम ऑफ आइडियाज नहीं होंगे, तो इस तरह से रेडिकल थिंकिंग करके समय के साथ में चलने की कैपेसिटी हम खो बैठेंगे। दैट इज वाई स्वामी जी प्रेजेस दिस एलिस इन वंडरलैंड। उसके बाद में लॉस एंजलिस, पेसेडिना, सैन फ्रांसिस्को। तो पेसेडिना में जब स्वामी जी इनके यहाँ पे रह रहे थे, मिसेस एलिस हेंसब्रो के वहाँ पे, तो ऐसा हुआ ठीक कि स्वामी जी वहाँ से सैन फ्रांसिस्को जाएंगे। तो एलिस हेंसब्रो कहती है कि स्वामी जी, क्या मैं आपके एडवांस एजेंट के रूप में वहाँ पे जाऊँ? वहाँ पे जाकर के सब आपके रहने की व्यवस्था ठीक ठाक करूँगी, आपके आने की पब्लिसिटी वगैरह करूँगी, जिससे कि क्या होगा कि आप आने से इमीडिएटली अब क्लासेस स्टार्ट कर दें। जिस तरह से के लिए लॉस एंजलिस में आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा अपने को एस्टेब्लिश करने के लिए, वो नहीं करना पड़ेगा। तो स्वामी जी ने कहा हाँ, इमीडिएटली जाओ जाओ। तो स्वामी जी ऐसा कहते हैं, किंतु उनकी जो दो बहनें हैं, जो हेलन और ये केरी वाइको, वो दोनों कहती है कि अरे तुम तो बड़ी ही मने इंट्रोवर्ट हो, बड़ी ही मने लज्जाशील हो, दूसरों के सामने बात भी नहीं कर पाती। इतने बड़े महानगर में जाकर के स्वामी जी के एडवांस एजेंट का काम करना, ये तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तुम वहाँ पे जाओगी तो किस तरह से ये सब काम कर पाओगी? स्वामी जी के एडवांस एजेंट के रूप में तो ऐसे किसी को जाना चाहिए जो कि हाईली एक्सपीरियंस है, लोगों के साथ में बात करके काम करवा सकता है, ऐसा कोई जाना चाहिए। तो फिर ये जो मिसेस हेल्सब्रो कुछ बोल रही, वो थोड़ी सी मायूस हो गई और उसने सोचा कि ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये लोगों की बात तो सही है कि इस तरह से पब्लिक डियलिंग तो उन्होंने कभी किया नहीं है। तो कुछ दिनों के बाद में स्वामी जी ने देखा कि वो कुछ नहीं कर रही, जाने की बात नहीं कर रही। तो स्वामी जी ने कहा कि क्यों, क्या हुआ, आप जाने की बात, आप जाने वाले थे? तो उसने कहा कि स्वामी जी, मेरी बहनों का ऐसा कहना है कि मैं इतनी पब्लिक डीलिंग में मेरी कोई एक्सपर्टाइज नहीं है, महारत नहीं है, मैं वहाँ पे जाकर के आपका काम ठीक नहीं कर पाऊंगी। तो स्वामी जी ने उनको कहा कि एक बार आप जो ठीक कर लेते हैं उस बात को कभी भी छोड़िए मत। 10 लोग यदि आपको उससे निरस्त भी करते हैं कि ये काम मत करो, वो मत करो, किंतु फिर भी एक बार जो ठान लिया है उसको करना ही करना है। आप चाहिए, वो प्रभु का आशीर्वाद आपके साथ है।
तो ये आशीर्वाद को लेकर के वो गई वहाँ से सैन फ्रांसिस्को, और सही में इतना सुंदर रूप से उन्होंने सब आयोजन किया। वहाँ पे होम ऑफ ट्रूथ बोल करके एक था, और ये होम ऑफ ट्रूथ उसके बहुत सारे ब्रांचेस थी वहाँ पे। वो एक न्यू थॉट मूवमेंट थी अमेरिका में, जो न्यू थॉट मूवमेंट एक चल रही थी उसके अंतर्गत ये क्रिश्चियन साइंस है, फिर ये होम ऑफ ट्रूथ है वगैरह, काफ़ी कोई उसके भीतर में थे कि ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी और चर्च का जो स्ट्रेंगल होल्ड था सोसाइटी के ऊपर में, तो उससे निकल करके नए आइडियाज़ को ग्रहण करने की उनकी इच्छा थी। तो ये होम ऑफ ट्रूथ जहाँ जहाँ पे भी थे वे लोग स्वामी जी को वेलकम करते थे। तो उससे सीधा होम ऑफ ट्रूथ में गई, वहाँ पे मिस लाइडिया बेल बोल करके वो एक थी, फिर और 2-3 थे। तो वहाँ पे उनके साथ में संपर्क करके होम ऑफ ट्रूथ में रहने की व्यवस्था कर दी। स्वामी जी जिस दिन आए तो उस दिन स्वामी जी को रिसीव करने के लिए वो जो फेरी घाट जो होता है, क्योंकि वो तो एक ये था बीच में एक समुंदर जैसा था, वो क्रॉस करके वहाँ पे जाना होता था। तो वो फेरी में स्वामी जी आए थे। फेरी यानी कि एक लॉन्च बोट जैसा, स्टीम लॉन्च जैसा। तो ये लॉन्च में स्वामी जी आए, फिर स्वामी जी को लेकर के वहाँ पे गई होम ऑफ ट्रूथ में। फिर दूसरे दिन से स्वामी जी के प्रवचन का प्रारंभ हुआ। कुछ ही दिनों के बाद में किंतु स्वामी जी को लगा कि होम ऑफ ट्रूथ में रहने से, क्योंकि वहाँ पे दूसरे भी लोग रहते थे, तो उनको जो एक फ्रीडम चाहिए अपने को रहने के लिए, क्लासेस फ्रीली कंडक्ट करने के लिए, वो नहीं मिलेगा। तो फिर इमीडिएटली फिर मिसेस हैंसबरो ने ठीक किया कि वो एक टर्क स्ट्रीट बोल करके एक जगह थी, वहाँ पे एक फ्लैट को हम लोग हायर कर लेते हैं, रेंट पे ले लेते हैं। तो वहाँ पे रेंट पे फ्लैट लिया गया, और फिर वहाँ पे वो स्वामी जी की केयर टेकर के रूप में वो वहाँ पे रहती थी। तो वो मिसेस एलिस हैंसब्रो, फिर ये जो होम ऑफ ट्रूथ के जो संचालिक था, संचालिका थी, वो एक वो भी स्वामी जी की डिवोटी हो गई थी। वो दोनों वहाँ पे स्वामी जी के साथ में परमानेंटली रहने लगे, और ये क्लासेस स्टार्ट हुए। और वहीं पे ये मिसेस एडिथ एलन, वो स्वामी जी की उनके साथ में पहली मुलाकात हुई थी। एडिथ एलन के बहुत ही सुंदर रेमिनिसेंस है। वो उस समय, जिस समय स्वामी जी, वो और मैंने पति पत्नी थे, मिस्टर एंड मिसिस एलन। तो टॉम एलन और एडिथ एलन। तो टॉम एलन पहली बार स्वामी जी को मिलने के लिए गया। एडिथ एलन नहीं जा पाई मैंने स्वामी जी का प्रवचन अटेंड करने के लिए। एडिथ एलन नहीं जा पाई क्योंकि वो बहुत ही बीमार थी उस समय। तो टॉम ने सोचा कि मैं अकेला जाता हूँ। स्वामी जी को देख करके, सुन करके ऐसा आश्चर्यचकित हो गया, घर आकर के अपनी वाइफ को कहता है कि टुडे आई हैव सीन अ गॉड, आज मैंने एक ईश्वर को देखा है। उनकी बातों में ऐसी आकर्षण शक्ति है, उनका इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व है, सोच ही नहीं सकता कि पृथ्वी पे इस तरह के मनुष्य रहते हैं। तो इतना उत्साह से बात करने लगा कि दूसरे दिन एडिथ एलन वो बीमार थी, फिर भी कैसे भी करके वो स्वामी जी का प्रवचन सुनने के लिए आई, वहाँ पे बैठी। और पहले तो सोच रही है कि क्या मैंने यहाँ पे आके गलती तो नहीं की, क्योंकि शरीर में इतना पेन था कि क्या करें। किंतु जैसे ही स्वामी जी उस हॉल में पधारे, उन्होंने अपना प्रवचन देने की शुरुआत की, वो सब कुछ भूल गए। जैसे कि पेन, सफरिंग, डिसीज सब अदृश्य हो गया। स्वामी जी का जो पावर था मनुष्य के मन को एलिवेट करने का, तो फिर वो इतनी प्रभावित हो गई। किंतु स्वामी जी के साथ बात करने की उसका साहस नहीं है, इसलिए कोने में खड़ी है। प्रवचन समाप्त हो गया, स्वामी जी सभी भक्तों के साथ में, जो श्रोता थे उनके साथ में बात कर रहे हैं, वो अकेले कोने में खड़ी है। उस समय स्वामी जी ने उनको देखा, तो स्वामी जी ने उनको सामने से बुलाया कि मैडम, डू यू वांट टू टॉक विथ मी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ। तो उस समय क्या था कि स्वामी जी प्रवचन के लिए थोड़ा सा कलेक्शन भी किया जाता था। तो स्वामी जी ने कहा कि एक काम कीजिए, आप मेरे टर्क स्ट्रीट फ्लैट पे आइए, वहाँ पे ये कलेक्शन का पैसा देने का कोई झंझट नहीं है, कल सुबह को आप आइए। तो मिसिस एलन कहती है कि हाँ मैं आऊँगी। तो उस दिन रात को तो उनको नींद भी नहीं आई, पूरी रात भर सोचती रहती है कि स्वामी जी को मिलने के लिए जाऊंगी, क्या बात करूंगी, क्या उनका प्रश्न करूंगी, ऐसा करके। फिर दूसरे दिन सुबह को जब गई, तो जैसे ही वो फ्लैट में जा रही है, किसी ने कहा कि स्वामी जी किसी से मिलेंगे नहीं क्योंकि वो बाहर जा रहा है। तो बड़ी ही निराश हो गई, क्या रहे, मैं तो स्वामी जी से मिलना चाहती थी। किंतु फिर उसने सामने से कहा कि नहीं, मुझे तो स्वामी जी ने बुलाया है, वो मेरे साथ में अवश्य बात करेंगे। तो अभी वो जो ऐसा कहने वाली कि स्वामी जी नहीं मिलेंगे आपसे, वो थी मिसिस एलिसन ब्रो। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, स्वामी जी ने आपको बुलाया है सामने से, तो आप आइए, बैठिए, राह देखिए थोड़ी। वो बैठी है वहाँ पे, राह देख रही है। खिड़की के पास में 2 कुर्सियाँ थी सामने सामने रखी हुई, वो इस साइड में ये विंडो है। तो थोड़ी देर के बाद में स्वामी जी आए, अपनी वो जो
स्टाइल थे, उनके बाल भी उस समय लंबे रखे थे। डिवोटियों का कहना था कि बाल मत कटवाइए, तो ठीक है चलिए। तो बाल लंबे थे वो, फिर वो जो एक ओवरकोट था ऐसा कुछ पहना हुआ था, और आकर के सामने वाली कुर्सी पे बैठ गए, और वो बड़े हमने हल्के शब्दों में संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। कुछ क्षण तक ये मंत्रों का उच्चारण किया, फिर बाद चैंटिंग किया, और बाद में कहा मिसेस एलन को कि बताइए मैडम कि आपकी क्या समस्या है, आपकी क्या बात है। तो जैसा ही स्वामी जी ने ऐसा कहा, एडिथ एलन ने रोना शुरू कर दिया, और रो रही है, उसका रोने का अंत ही नहीं आ रहा है। जैसे कि ये जन्म जन्मांतर के क्लेश जो है, जन्म जन्मांतर के पाप है, कुकर्मा है, सब कुछ जैसे कि स्वामी जी के आशीर्वाद से, उनके आंसुओं से सब कुछ धो गए। मन बिल्कुल शांत हो गया। और जब रोना बंद किया तो स्वामी जी ने कहा कि एक काम कीजिए, आप कल फिर से आइए, फिर से बात करेंगे। तो फिर दूसरे दिन से ये मिसिस एलन प्रतिदिन स्वामी जी वहाँ पे जितने दिन थे, वो टर्क स्ट्रीट फ्लैट में सैन फ्रांसिस्को में, प्रतिदिन उनके पास में आती थी, उनका प्रवचन सुनेगी, और उसके बाद में स्वामी जी स्वयं जब भोजन बनाएंगे तो भोजन बनाने में उनकी सहाय करेगी। और उस समय के भी इतने सारे रेमिनिसंस कि जब स्वामी जी खाना पकाते हैं तो वो सब समय कुछ ना कुछ मंत्रोच्चार किया करते हैं। गीता में से चैंटिंग करेंगे, उपनिषद में से करेंगे, और उसका अर्थ इनको बताएंगे। और फिर क्या है पता है कि देखिए कि वैसे तो स्वामी जी का बड़ा ही पवित्र भाव था, किंतु ये जो अमेरिकन स्त्रियां जो होती है, उनका क्या है, एक फेमिनिज्म जो एक होता है, वो भी तो उनके कैरेक्टर का एक पार्ट है। उनको ऐसा लगता है कि ये जो पुरुष जो है वो उनको अटेंशन दे, और उनकी छोटी छोटी मैंने चीज़ों को ऊपर में लक्ष्य रखे, जिसको कि चिवैल्री कहते हैं ना यूरोप में, कि जो पुरुष होगा वो जो सुंदर स्त्री को देखेगा तो फिर उसके ऊपर में ज़्यादा अटेंशन देगा। तो अभी स्त्रियों का भी ऐसा एक नेचर हो जाता है, कैसा न कैसा करके पुरुषों का अटेंशन अपने ऊपर में लाने का। तो अभी एक दिन क्या हुआ कि ये मिसिस एलन वो वहाँ पे उनको हेल्प कर रही थी, एडिथ एलन। उस समय आचार थोड़ा सा उनके कपड़े पे गिर गया, उनके वस्त्र के ऊपर में, जो ड्रेस पहना था उसके ऊपर। तो अभी क्या है कि ये जो विदेशी पुरुष होंगे ना, वो ऐसा मौके का लाभ उठा करके बड़ा ही एक ऐसा सीन खड़ा करेंगे, अच्छा अच्छा आपको ऐसा हुआ, चलिए मैं इसको साफ कर देता हूँ, चलिए मैं आपको हेल्प करता हूँ। तो इसने सोचा कि स्वामी जी भी ऐसा ही उनका नेचर होगा कि अभी उनका पूरा अटेंशन खाना वगैरह बनाने में से जल करके मेरे पे आ जाएगा। तो वो राह देख रही है कि कब स्वामी जी उनको हेल्प करते हैं, और बीच बीच में बोल भी रही है कि अरे देखिए मेरे ड्रेस पे आचार गिरा है, तो अभी मैं क्या करूं अभी। तो स्वामी जी किंतु देखिए कि उसके ऊपर में थोड़ा सा भी अटेंशन नहीं दिया, उन्हें अपना जो काम कर रहे हैं खाना पकाने का वो पका ही रहे हैं, उसके ऊपर भी बिल्कुल ध्यान दिए बिना। तो अभी उसको सडनली ख्याल आया कि ये किसके साथ में वो खड़ी है, किसके साथ में बात कर रही है, किसके सानिध्य में है। स्वामी जी कोई आम पुरुष नहीं है कि वो, हाँ, स्त्रियों के भीतर में डिविनिटी देखते हैं, दिव्यता देखते हैं, इसके लिए उनको सम्मान देखते हैं। स्त्रीत्व या तो फेमिनिज्म देख करके उनको सम्मान नहीं देते। तो शी सेज के ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा एक लेसन ये हो गया। और ये मेरी लुइस जो है न्यू डिस्कवरी लिखती है, उसने भी इस घटना को लेकर के काफी कुछ विस्तृत, ये जो ईस्टर्न माइंडसेट और ये वेस्टर्न माइंडसेट किस तरह से काम करता है, काफी अच्छा एक कंपेरेटिव एनालिसिस किया है। उसी टर्क स्ट्रीट फ्लैट की घटना है कि मिसेस एलिस हेंसब्रो स्वामी जी के लिए सुबह को खाना पकाया करती थी। तो वो जो अभी वो खाना सूप बनाती थी, वो बनाते बनाते सूप को बहुत लंबा समय उबालना पड़ता था। तो उबालते उबालते ऐसा हो जाता था कि अभी क्लास का समय हो रहा है, स्वामी जी राजयोग के क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, मेडिटेशन सिखा रहे हैं, ध्यान वगैरह उसकी बातें चल रही है। तो अभी क्लास का समय 10 बजे का नहीं कि ऐसा कुछ था। तो स्वामी जी ने देखा कि क्लास शुरू हो गया है और मिसेस हेंसब्रो आई नहीं है। तो उन्होंने किचन में जाके कहा कि क्या बात है, क्लास का समय हो गया, क्लास में नहीं आना। तो उन्होंने कहा स्वामी जी मैं आपके लिए खाना पका रही हूँ, इसको उबालना पड़ेगा और ज़्यादा समय सूप को, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो अभी मैं नहीं आ पाऊंगी क्लास में। तो स्वामी जी ने कहा डोंट वरी, आई विल मेडिटेट फॉर यू, मैं आपके लिए ध्यान करूंगा। और ये बात देखिए कि यही मिसेस एलिस हेंसब्रो इस घटना के कितने सालों के बाद में, स्वामी अशोकानंद जी उस समय कैलिफोर्निया में थे, नॉर्थर्न सोसाइटी ऑफ कैलिफोर्निया, ये सैन फ्रांसिस्को में। और उनको पता चला कि स्वामी जी के जो क्लोजेस्ट डिसाइपल है उसमें से मिसेस एलिस हेंसब्रो अभी भी जीवित है। तो उन्होंने उनका संपर्क किया
और कहा कि आपके जो रेमिनिसेंस है वो आपको लिखवाइए, वो तो बहुत ही मूल्यवान है। तो उस समय स्वामी जी के साथ में मुलाकात हुई थी 1900 में, और ये जो अशोकानंद जी के साथ में मुलाकात हुई होगी समवेयर इन 1930s। 30 साल के आसपास का ये समय बीत गया था। तो ये मिस अभी अशोकानंद जी भी जब रेमिनिसेंस किसी को, ये क्या है ना, बड़ा ही डेलिकेट प्रोसेस है। आपके किसी पवित्र यादें हैं तो आप किसी के सामने इंटरव्यू लेने के लिए बैठ जाएंगे, कहेंगे कि आपकी जितनी यादें हैं बताइए, मैं लिख लेता हूँ। तो इस तरह से वो कोई रिकलेक्ट प्रॉपर होता नहीं है। आपको एक ऐसा एटमोसफियर खड़ा करना पड़ेगा कि जिनको आप ये सब पूछ रहे हैं उनके मन में से ऑटोमेटिक ये सब पुरानी यादें आना शुरू हो जाए। तो अशोकानंद जी का ये साइकोलॉजिकल बड़ा एकदम पक्का था उनका। तो उन्होंने क्या किया कि वेदांत सोसाइटी का जो टेम्पल है, वो जो त्रिगुणातीतानंद जी ने वो जो फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन अमेरिका वो जो कंस्ट्रक्ट किया था, उसमें इनको नहीं बुला करके क्या ठीक किया कि लॉन्ग ड्राइव के लिए जाएंगे। ये जो गोल्डन गेट ब्रिज जो है सैन फ्रांसिस्को में, वहाँ पे सुंदर पार्क है। तो इतना रमणीय प्राकृतिक दृश्य है, और गाड़ी में आप ड्राइव कर रहे हैं, फिर एक सुंदर रमणीय जगह पे जाकर के आप रुकते हैं और फिर ये सब बातें करते हैं कि हाँ, स्वामी जी के समय की बातें, स्वामी जी के साथ में क्या प्रसंग, क्या अनुभव हुए, क्या प्रसंग हुए। तो एक और समुंदर है, एक और पार्क है, एक सुंदर रमणीय वातावरण है। तो और ड्राइवर था स्वामी चिदानंद बोलकर एक थे जो कि अमेरिकन थे, और उनके डिसाइपल थे इनके अशोकानंद जी के। तो ये 3 लोग लॉन्ग ड्राइव के लिए जाते थे, और ये लॉन्ग ड्राइव में ये पूरे रेमिनिसेंस अशोकानंद जी ने कलेक्ट किए। उस समय इस घटना का उल्लेख करके मिसेस एलिस हेस्ब्रो कहती है कि वो जो स्वामी जी ने कहा था कि आई विल मेडिटेट फॉर यू, तो ये जो 30 साल का जो समय बीता, प्रत्येक दिन मुझे अनुभूति हो रही है कि स्वामी जी इज रियली मेडिटेटिंग फॉर मी। क्योंकि ये जो ध्यान करते करते जो शांति है, एक आनंद है, एक स्ट्रेंथ है, उसका जो भाव आता है, वो भाव मेरे जीवन में सब समय के लिए अकबंद बरकरार बना रहा है। कभी भी इसमें थोड़ी सी भी कमी नहीं आई। वो कहती है कि वो उस समय में कैसी थी, इतनी लज्जाशील थी, लोगों के साथ में बात करने से डरती थी। इवन यहाँ तक कि जोसेफाइन मैक्लाउड का नेचर कैसा था कि थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट था, थोड़ा सा अग्रेसिव था, और ये बेचारी थोड़ी सी इंट्रोवर्ट थी, बोल नहीं पाती थी। तो जोसेफाइन मैक्लाउड के साथ में अभी वो भी तो स्वामी जी के साथ में थी। तो कुछ भी डिसीजन मेकिंग करना है, किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है स्वामी जी के लेक्चर्स को, तो मैक्लाउड जोसेफाइन जो कहेगी वो होगा। और इनकी, हालांकि वो लोकल निवासी है वहाँ की, किंतु फिर भी इनकी बात को सुनेगा नहीं कोई। तो किंतु धीरे धीरे करके नेचर में जो परिवर्तन हुआ, तो जोसेफाइन के मुंह पे बात सुना देना, उनकी बात को काट देना, यहाँ तक का साहस इनके भीतर में आ गया था। आखिर में फिर पूरा समय ये स्वामी जी के साथ में रही थी। और फिर ये जो कैंप टेलर, जहाँ पे जाकर के स्वामी जी की ये जो कैलिफोर्निया यात्रा का अंत आया था, वहाँ तक वो स्वामी जी के साथ में थी। और कैंप टेलर जाने की भी एक बहुत ही मैंने एक फनी स्टोरी है। अभी ऐसा हुआ था कि वो घर छोड़ करके 3 महीने से स्वामी जी के साथ में रह रही थी। अभी स्वामी जी ने ठीक किया कि कैंप टेलर जाएंगे। कैंप टेलर एक सुंदर रमणीय जगह है, वहाँ पे ऐसे ओपन प्रकृति में कैंप टेंट डाल करके उसमें रहना है। तो बाकी भी डिसाइपल जाने वाले थे स्वामी जी के, आइडा अंसर थी, मिस लिडिया बेल थी वगैरह। तो स्वामी जी ने कहा कि हम लोग वहाँ पे जाएंगे, आप भी चलिए। तो अभी एलिस हेंसब्रो की इच्छा नहीं थी जाए, 3 महीने से घर से दूर है, उनकी खुद की बच्ची छोटी है, 6-7 साल की ही है, तो अकेली माँ के बिना इतने दिन कैसे रहेगी। तो वो मना कर रही थी। स्वामी जी ने कहा नहीं नहीं, आपको आना ही पड़ेगा। तो ठीक है चलिए, कैसे भी करके जाने के लिए तैयार हुए। अभी जिस दिन कैंप टेलर के लिए जाना था, ट्रेन पकड़नी थी, तो पता चला कि ट्रेन मिस हो गई। थोड़ा देरी हो गया था घर से निकलते निकलते। तो अच्छा ठीक है, और फिर दूसरी ट्रेन में जाकर के बैठे, बहुत देरी तक बैठे रहे। फिर पता चले, सोच रहे कि ट्रेन चल क्यों नहीं रही है। फिर बाहर आके देखा तो ट्रेन में इंजन ही नहीं था, वो सिर्फ डब्बे पड़े हुए थे। अभी घर वापस आए, और फिर वापस आकर के स्वामी जी ने कहा देखिए, आपकी इच्छा नहीं है ना, आपका हार्ट वो इस अपने घर पे था, आपका हृदय अपनी बच्ची के साथ में था,
तो इसकी वजह से हम लोग जा नहीं पाए। जो हृदय जो होता है उसकी शक्ति इतनी पावरफुल होती है कि उसको क्रॉस करके जगत की कोई भी घटना है वो आप ये नहीं उसकी घटना वो अंजाम नहीं दे पाएंगे। इसी के रिलेटेड एक सुंदर एक दूसरा भी एग्जाम्पल है। ये मैंने सुना है, इसका मुझे डिटेल इतना नहीं बता पाऊंगा और इसकी कितना फैक्ट है वो भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने किसी से सुना था इसके बारे में। ये जो स्वामीनारायण भगवान है, जो कि गुजरात में उनका बड़ा ही नाम है, और वैसे ही वो भारत में काफ़ी उन्होंने भ्रमण किया था, बाद में गुजरात में जाकर के रुके थे। तो वो क्या था कि गांव गांव वो जाते थे, वो मंडल होगा वहाँ पे, हरि कथा वगैरह होगा, भक्तों के साथ में आचार विचार सब चर्चा विचारणा होगी वगैरह, फिर वो भोजन दिया जाएगा, फिर वो घोड़े पर बैठ करके दूसरे गांव जाएंगे। तो उस समय वो एक गांव में गए, वहां पे उनकी एक लेडी डिवोटी थी, तो उनकी इच्छा नहीं थी कि प्रभु उसी दिन वहां से चले जाए, वहां पे और एक दिन यदि रह पाए तो बहुत अच्छा है, तो ऐसी उनकी इच्छा थी। तो अभी किंतु स्वामीनारायण उन्होंने ठीक कर लिया कि नहीं, यहाँ से तो जाना ही है। तो अपने घोड़े पे बैठे और घोड़े को कह रहे हैं कि चलो आगे, तो किंतु घोड़ा चल ही नहीं रहा है। सभी लोग, उनके बहुत सारे डिसाइपल थे, सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये स्वामीनारायण भगवान का ये जो घोड़ा है वो तो वैसे तो बड़ा ही आज्ञागीत है, आज ऐसा क्यों कर रहा है, आज्ञा तो सुन नहीं रहा है। तो अभी किंतु स्वामीनारायण को पता चल गया कि बात क्या है। वो घोड़े पर से उतरे, वो जो लेडी डिवोटी जहाँ पे खड़ी थी वहां पे जाकर के कहा कि माता जी आप आज्ञा दे तो मैं जाऊं। तो देखिए कि उनकी इच्छा नहीं थी, तो उनकी इच्छा की वजह से घोड़ा भी नहीं चल रहा। जब उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है आप जाइए, तब जो कहीं जाकर के घोड़े ने चलना शुरू किया। तो ये जो हार्ट जो होता है, हार्ट ये जो लव जो होता है, उसका एक ऐसा पावर है कि ये जगत भी है ना, कभी कभी उसके वश में आ जाता है। तो स्वामी जी ने ठीक कहा बिल्कुल कि आपका हृदय जो है अपनी बच्ची के पास में पड़ा हुआ है, इसीलिए हम आज यात्रा नहीं कर पाए। तो उसके बाद में किंतु फिर ठीक है, फिर वो हृदय से एग्री हो गई कि हाँ नहीं, जाना ही है स्वामी जी के साथ। तो फिर वो स्वामी जी के साथ में केम टेलर आई थी, और ये केम टेलर की भी बड़ी ही एक सुंदर घटना है, छोटी सी। वहाँ पे स्वामी जी प्रतिदिन ये जो आइडा अंसेल है, मिस लिडिया बेल है, ये एलिस हेंसब्रो है, उनको ध्यान सिखाते थे। तो एक दिन स्वामी जी ध्यान करने के लिए सबके साथ में बैठे, तो स्वामी जी ने कहा कि देखिए, अच्छा इससे पहले एक दूसरी घटना है, घटना नहीं एक सुंदर रेमिनिसेंस है, यही आइडा अंसेल का, जिसने ये दूसरी घटना लिखी है। ये आइडा अंसेल का रेमिनिसेंस है। वो कहती है कि मेरा ये जो एक्चुअली आइडा अंसेल है ना, वो एक तरह से उसको पैरालिसिस जैसा हो गया था, वो ठीक से चल नहीं पा रही थी वो, इसलिए अभी क्या होता है कि इनका लाइफ एक बड़ा ही कष्टमय हो जाता है। तो स्कूल से ही ये सब उनके साथ में शुरू हो गया था, फिजिकल पेन, सफरिंग, पैरालिसिस वगैरह। तो कहती है कि मेरा जीवन बड़ा लंबा है किंतु सफरिंग के अलावा कुछ नहीं मिला वगैरह वगैरह, वो अपना सुंदर एक वर्णन करती है। फिर कहती है कि मेरे इस लंबे जीवन में किंतु दो घटनाएं ऐसी है, दो प्रसंग ऐसे हैं कि जिसको मैं जब भी याद करती हूँ तभी मेरे जितने भी सफरिंग है, पेन है, स्ट्रेस है, सब चला जाता है। वो दो में से एक है कि हरि महाराज के साथ में शांति आश्रम में जो पहली रात बिताई थी, जब हरि महाराज यानी कि तुरानंद जी महाराज शांति आश्रम, जो कि जमीन स्वामी जी को एक वैसे तो अभेदानंद जी के एक डिसाइपल ने डोनेट की थी, तो वहाँ पे तुरानंद जी महाराज रहते थे अपने कुछ वेस्टर्न डिसाइपल्स को लेकर के। तो उसमें ये भी थी आइडा अंसेल। तो वो पहली रात जो ध्यान किया था वो एक है, और दूसरी है कि केम टेलर में रात जब पहली रात जबकि स्वामी जी वहां पे थे, वो जो केम फायर जो होता है ना, होमाग्नि जो प्रगटाया जाता है, तो वो अग्नि प्रगटा करके उसके आसपास में बैठ करके ये ध्यान करते थे। तो जो स्वामी जी का जो स्वरूप देखा है कि रात है, अंधेरा है, अंधेरे में ये अग्नि की ज्वालाएं स्वामी जी के शरीर को जिस तरह से तेजोदीप्त करके वो दिखा रही है, स्वामी जी के चेहरे का भाव जैसे कि ऋषि मुनियों का भाव के चेहरे के ऊपर में, तो वो जो चेहरा स्वामी जी का देखा, स्वामी जी का जो भाव देखा, जो ध्यान देखा, वो मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगी। उसके बाद में ये दूसरी बात करती है वही आइडा अंसेल। स्वामी जी उनको कहते हैं कि चलो हम लोग ध्यान करते हैं, आप लोग जिस सब्जेक्ट के ऊपर में ध्यान करना वो कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने स्वामी जी ने सबको सिखाया था काफी डिटेल में कि किस तरह से ध्यान करना चाहिए। तो स्वामी जी कहते हैं आपको जिस सब्जेक्ट पे ध्यान करना हो कीजिए,
आई विल मेडिटेट ऑन द हार्ट ऑफ लायन। मैं सिंह के हृदय के ऊपर में ध्यान करूंगा। क्यों? बिकॉज इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। क्यों? क्योंकि वो हमको भयानक शक्ति प्रदान करता है। और इस ऐसा कह के स्वामी जी ने सिंह के हृदय पर ऑन द हार्ट ऑफ लायन मेडिटेशन शुरू किया। तो आइडा हंसल लिखती है कि उस दिन रात हम लोगों ने जो मेडिटेशन की जो तन्मात्रा है, स्वामी जी के मेडिटेशन के जो वाइब्रेशन है, उससे प्रभावित होकर के हमको इतना गहन, इतना पावरफुल, इतना पीसफुल ध्यान हुआ था, मेडिटेशन हुआ था कि जिसको हम शब्द में कभी भी वर्णन नहीं कर सकते। तो वो कैंप टेलर था कैलिफोर्निया में, आखिरी समय स्वामी जी का। उसके बाद में वो वहाँ पे वापिस आए सैन फ्रांसिस्को कुछ समय के लिए। एक डॉक्टर लोगन थे वहाँ पे, जिनके घर पे रुके थे और वहाँ पे गीता पे कुछ प्रवचन दिए थे। किंतु उसके बाद में ही ईस्ट कोस्ट आने के लिए वो ट्रेन में बैठ कर के रवाना हो गए। तो ये मोर और लेस 1 साल का जो पीरियड था कैलिफोर्निया का वेस्ट कोस्ट में, 1 साल नहीं, यहाँ पे दिसंबर टू जुलाई है, यानी कि ऑलमोस्ट 6 महीने का ये पीरियड। तो ये 6 महीने का पीरियड, उसमें इतने सुंदर रेमिनिसंस है, इतनी सुंदर घटनाएं हैं, इतना सारा स्वामी जी ने काम किया है कि उसको जितना डिटेल में डिस्कस करें उतना कम है। ये जो मैं मेरी लुइस की ये जो किताब है न्यू डिस्कवरी, उसका 5th एंड 6th वॉल्यूम, यदि समय मिलता है, मौका मिलता है तो अवश्य पढ़िए। इतना सुंदर लगेगा। इतना सुंदर विवरण स्वामी जी के जीवन के और किसी फेज में नहीं है जितना कि यहाँ पे। इसके बाद में जो आखिरी समय है स्वामी जी का, यूरोप यात्रा, फिर भारत में आगमन, और धीरे धीरे करके उनका जीवन अस्ताचल की ओर बढ़ता जाता है, सूर्यास्त की। वो हम कल डिस्कस करेंगे। अजीम तो बहुत शांति 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 अभी भारत